नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और IBC 24 पर सुबह 6 बजे से लगातार आप रुझान और नतीजों को जिस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब दिन भर के बाद आकलन का वक्त आ गया है कि दरअसल इस उपचुनाव को कैसे लिया जाए, इसके नतीजों को किस आधार पर याद रखा जाए, इसमें जिन फैक्टर्स को लेकर चुनाव शुरू हुआ था, खत्म होते होते इसमें जितने बिंदु जुड़े, इस आधार पर हम इस चुनाव को आगे इतिहास में किस तरह से याद रखेंगे। ये बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में जो दीपावली आ रही है, जिसकी तैयारी आप हम सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, वो हैप्पी रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 16 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। जौरा, अंबा, भांडेर, पोहरी में बीजेपी जीत के करीब पहुंची और इसके बाद जीत दर्ज की। बमौरी, अशोकनगर, मुंगावली में बीजेपी का कब्जा हुआ। इधर सुर्खी, अनूपपुर, सांची, हाटपिपलिया, यहां भी कमल खिला। मांधाता, नीपानगर, बदनावर, सुवासरा में जीत मिली और 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी अब आगे चल रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिली है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हालांकि अब कुछ औपचारिकताएं ही बची हैं, कही जाएंगी और धीरे धीरे करके फाइनल नतीजे ठीक वैसी तस्वीर दिखाएंगे जो हमको लगता है कि ये अनुमान अब स्पष्ट हो चला है। मुरैना, दिमनी, करेरा, यहां पर कांग्रेस को जीत मिली। ब्यावरा, आगर, यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं और 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रहेगी, यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। और शिव ज्योति एक्सप्रेस, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब शिवराज सिंह चौहान से हाथ मिलाकर बीजेपी के साथ आए तो बड़ा सवाल यह था कि दोनों नेताओं की प्रदेश के भीतर कैसे बनेगी, इनके कार्यकर्ता समर्थक आपस में कैसे कॉप अप करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस दल बदल को, इतने बड़े दल बदल को, इतने बड़े स्तर पर अपने पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने वालों को क्या दोबारा जनता स्वीकार करेगी। अब इन तमाम सवालों के जवाब कम से कम जनता ने अपनी तरफ से स्पष्टता से दे दिए हैं, ये नतीजों में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ जी ने कहा कि उन्होंने इसे जनता के आदेश को मानकर स्वीकार कर लिया, तो यह कहा जा रहा है कि यह हार जो है दरअसल घमंड तोड़ने जैसी। आप देखें ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। कुछ देर पहले हम आपको उनको लाइव भी सुनवा रहे थे। उनका ये लगातार कहना था कि दरअसल कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ता, ये पूरा संगठन लड़ता है। और हम शुरू से कह रहे, फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे परिवार के साथ में साधना सिंह हैं, कार्तिकेय हैं पुत्र, और उनके दोनों बेटों के साथ में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है, माथा टेका है। जीत के लिए जाहिर तौर पर आभार जताया होगा, भगवान का भी आभार जताया होगा, अपने तमाम उन करीबी लोगों का जिन्होंने स्ट्रेंथ दी, क्योंकि ये चुनाव बेहद कठिन रहे, ये मुकाबला बेहद कठिन रहा है। और आप देखें मंगलवार का दिन और हनुमान जी के चरणों में शीश नवाते हुए प्रदेश के मुखिया दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल के दिन किसका मंगल होगा, ये भी एक सवाल था। ये भी दावा किया गया था कि किसका मंगल होगा, कौन बड़ा हनुमान भक्त है, इसकी भी बहस चली थी। और इन सब के बाद आखिरकार मंगल हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। तस्वीरों के तौर पर आप देखें, जीत के उत्साह से लबरेज है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मुखिया। और कांग्रेस पार्टी के पास में कहीं तर्क हैं, कहीं स्वीकारोक्ति है, तो कहीं इस तरह के तमाम कारण हैं कि कैसे कैसे कहां प्रयोग हुआ प्रशासन का, तंत्र का। तो तस्वीरें आप देखें। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार के साथ हनुमान जी के द्वारे पहुंचे और माथा टेका, पूजा की। आराधना के बाद में और चलिए, अब चूंकि हमने आपको जैसे बताया कि पल पल का अपडेट तो आपको IBC 24 ने दिया ही, पूरे दिन भर भी पैनल हमारे साथ जुड़ा रहा और अभी भी इस वक्त हमारे साथ में एक पूरा पैनल अगले 2 घंटे तक जुड़ा रहेगा। परिचय आपसे कराते हैं, हमारे साथ में अंशुमन शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के, गिरिजा शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और कुणाल चौधरी जी हैं, युवा नेता और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है, आप दोनों को नमस्कार। और सबसे पहले ये जो ऐतिहासिक चुनाव रहा, कहने के लिए उपचुनाव था लेकिन किसी भी मुख्य चुनाव जैसी फीलिंग देने वाला था, इसी पर डिपेंड था कि किसकी सरकार रहेगी या जाएगी, और अब की बार ये तय हो गया। सबसे पहले मैं अंशुमन शर्मा जी के पास में
चलता हूं, क्योंकि हमने और हमारी पूरी टीम ने, अंशुमन जी, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को हर एक एंगल से देखा, समझा, समझने की कोशिश की। ये बड़ा ही कठिन चुनाव सबके लिए था, हमारे लिए भी था, क्योंकि अब की बार सेंटिमेंट्स को पकड़ना जनता के बड़ा मुश्किल था। कहां से शुरू हुआ और कहां जाके खत्म। बिल्कुल, कैसे आप इसे देखते हैं? मंगलवार को वोटिंग हुई थी और मंगलवार को काउंटिंग। यही लग रहा था कि किसके हनुमान, मुझे लगता है जनता के हनुमान। आप याद करो पुनीत, जब शुरुआत हुई थी तो गद्दार वर्सेस वफादार बनाम वफादार की जो शुरुआत हुई थी, वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ था कि इस पर आएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए ये मुद्दा गौण हो गया और अल्टीमेटली आखिर में तो ये हुआ कि ये मुद्दा कहीं था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये था कि कौन बेहतर ढंग से मैनेज कर रहा है चीज़ों को, कौन बेहतर ढंग से लोगों को समझा रहा है। और आप पूरे इस जीत को देखते हैं, 19 और 9 सीट को देखते हैं, तो किसने किसने गेन किया? शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा और अल्टीमेटली ज्योतिरादित्य सिंधिया। वीडी शर्मा इसलिए मैं कहूँगा पहले नंबर पे ये कि जब वो अध्यक्ष बने तो उनके सामने चुनाव की चुनौती सबसे पहले आई, जिसके खिलाफ वो शुरू से लड़ते रहे थे। अब उनके लिए लड़ना था, ये बड़ी चीज थी। उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, मतदाताओं को समझाना, तैयार करना, ये काम आसान नहीं था। अध्यक्ष बनते ही चुनाव की जो चुनौती मिली थी उसने अपनी टीम ने बखूबी अंजाम दिया। इसी का नतीजा है कि 19 सीट आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनकी वजह से कह सकते हैं कि ये पूरा चुनाव इस आया है, एग्रेसिव ढंग से लड़े। 2 मोर्चे पर वो लड़ रहे थे। एक तो ये कि उनको पार्टी पे विश्वास जताना था, वो पार्टी जिसमें वो शामिल हुए थे भाजपा। दूसरा वो जो अपने साथी को लेके चले थे, उनके लिए भी, उनके भी विश्वास पे, उनके भी ट्रस्ट जीतना था, उनके लिए भी जिताना था। तो ये भी बहुत बखूबी अंजाम दिया सिंधिया जी ने। अल्टीमेटली शिवराज सिंह चौहान जी अकेले मोर्चे पे लड़ते रहे। आप 28 सीट में देखिए उन्होंने कितने राउंड सभी विधानसभा सीट के दौरे किए, कई कई जगह 2-2 रात रुका उन्होंने और जीत के वो जिता दिए। चार्ज करते रहे। और आप देखेंगे तो गद्दार वर्सेस वफादार आखिरी में कहीं नहीं था। वही राजनीतिक समीकरण, चेहरे, खुद थोड़े बहुत स्थानीय मुद्दे और जनता, अल्टीमेटली जनता जनाता। जनता को सब पता है किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। आप इसे भावनात्मक रूप में हम ये नहीं कह सकते कि गद्दार ये दल बदल है इसलिए हम उसको जिता रहे हैं, ये बिकाऊ है इसलिए जिता रहे हैं। जनता को उसे पता था कि 107 सीट पे बीजेपी मौजूद है, हमें उनको कितनी सीट देनी ताकि हम हमारे यहाँ पे एक स्थायी सरकार आ सके। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम किया कि अल्टीमेटली मतदाताओं ने ये सोचा कि क्यों ना बीजेपी को ही वोट दिया जाए ताकि एक स्थायित्व आ सके। 3.5 साल अभी चलना बाकी है, तो ये काम आया है, ये चीज है। एक जो बड़ा आरोप लगा था जहां से ये पूरा कैंपेन शुरू हुआ था अंशुमन जी, उसमें हमने ये देखा था कि बीच बीच में शुरुआती दौर में एक बड़ी बढ़त, एक बड़ी लीड कांग्रेस पार्टी को थी, क्योंकि एक सपोर्ट था, चलती हुई सरकार को गिराया गया था, इल्जामों में या आरोपों में एकदम दिखाई पड़ता था। लेकिन इसी उत्साह में शायद जब कैंपेन शुरू हुआ और कैंपेन शुरू होने के बाद में, और दूसरा कोविड का दौर था, इन सब के बीच में जब कैंपेन शुरू हुआ और कैंपेन में बड़े नेताओं के बयान कांग्रेस की तरफ से आए, एक एक बयान को भारतीय जनता पार्टी ने या एक एक जेस्चर को पूरी तरह से अपने फेवर में मोल्ड किया और इसमें बीजेपी माहिर है। बिल्कुल माहिर। और बीजेपी ने, आप देखेंगे कि वीडी शर्मा और उनकी टीम ने मजबूत घेरेबंदी की, किलेबंदी की, कहां पे कैसे। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास चुनौतियां नहीं थी, वहां भी उनके लोग नाराज हुए थे, जिनके खिलाफ वो शुरू से लड़ते आ रहे थे, आज उनका साथ देना था। और खुलकर कहा है, हमारे पैनल में भी कहा है कई बार। आप देखिए हाट पिपलिया के इलाका देख लीजिए या सांची का इलाका देख लीजिए, लेकिन बीजेपी ने उनको समझाया, उनको मनाया, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, मनाया, साथ ही साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में वो कामयाब रहे हैं। और एक और चीज है कि मतदाता कहीं भी भावनात्मक रूप से वो नहीं हुआ है। आप यहाँ की बात नहीं, आप छत्तीसगढ़ की बात देख लीजिए, मरवाही में, और बिहार में देख लीजिए, तो मतदाता को पता है, वो जागरूक है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और अल्टीमेटली बटन वो उसी को दबा के आता है कि उसे कौन सा जिताना है। चलिए, कुल मिलाकर प्रैक्टिकलिटी में या व्यवहारिक तौर पर जो काम करा सके, जो वास्तव में एक सामंजस्य बनाकर आगे ले जा सके, उसके ऊपर भरोसा किया। गिरिजा शंकर जी हैं। गिरिजा शंकर जी ने बहुत सारे चुनावी इतिहास का एक पूरा अवलोकन अपनी आंखों के सामने सजीव तौर पर देखा है। गिरिजा शंकर जी, ये चुनाव आप कैसे याद रखेंगे? सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी आप क्या याद रखेंगे? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस, बीजेपी के लिए ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश में पहली बार सबसे मुश्किल चुनाव था, सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव था। और आप सोचिए कि 2 साल पहले जिन नेताओं के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, उनसे पराजय उनको मिली, उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाकर उनको जिताना, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत कठिन चुनाव था। और इस चुनाव को जिस तरह से हैंडल किया गया बीजेपी के द्वारा और जिस तरह से मिस हैंडल किया गया कांग्रेस के द्वारा, वो उसके लिए याद रखा जाएगा। आप देखिए कि
कांग्रेस के पास जो शुरुआती जो मुद्दा था, उन्होंने मुद्दा उठाया बिकाऊ और टिकाऊ का। ये मुद्दा शायद है कि बेहतर ढंग से यदि कांग्रेस रखती तो शायद है कि ये आगे चल पाता, लेकिन ये मुद्दा जो है वो खुद कांग्रेस के नेताओं के बयानों के कारण हाशिए पे चला गया। जब पहली बार दिनेश गुर्जर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को भूखे नंगे कहा, तो बीजेपी ने तुरंत वो मुद्दा लपक लिया और उसके साथ पूरा का चुनाव कैंपेन का पूरा एजेंडा जो है वो बदल गया। कुछ दिन ये चला, उसके बाद तुरंत कमलनाथ जी का बयान आ गया, वो एक मुद्दा बन गया। तो बयानों के जरिए जो सेल्फ गोल कांग्रेस करती रही, उसने बीजेपी को बहुत एक अच्छी जमीन तैयार कर दी उसके लिए। और देखिए पूरा जो चुनाव कैंपेन शिवराज सिंह का है, आप देखेंगे तो जो कांग्रेस के नेताओं के टिप्पणियां थी उसको ही उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। जाहिर है कि टिकाऊ और बिकाऊ वाला जो मुद्दा है वो किनारे लग गया। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाए बार बार, लगातार जो बात की गद्दार हैं, बिकाऊ हैं और सब कुछ हैं, और 35 करोड़ में बिकने की बात की, पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कहीं पर भी कांग्रेस एक छोटा सा ऑडियो या वीडियो क्लिप उस संदर्भ में नहीं ला पाई। तो लोगों को यकीन कैसे होगा कि जो कांग्रेस कह रही कि 35 करोड़ में बिके हैं ये सही बोल रहे हैं? तो जाहिर है कि लोगों ने उनके सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और जिस तरह से जो वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो लीड जीतने वाले प्रत्याशियों को मिली है, उसने कांग्रेस के उस पूरे प्लान को नकार दिया। जाहिर है दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह बुनियादी रूप से जन नेता है, मुख्यमंत्री और बाकी तो बाद में है, वो जन नेता हैं और इतने सालों तक उनका आकर्षण आज भी लोग मतदाताओं में बना हुआ है, ये चुनाव से साबित होता है। कांग्रेस को लीड कर रहे थे कमलनाथ एक अनुभवी राजनेता हैं, उनको प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन चुनाव लड़ाने का अनुभव उनको हो ऐसा नहीं है। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है, लेकिन चुनाव लड़ाने का अनुभव उनको हो ये नहीं है। दूसरा, वो अपनी छवि जन नेता की मध्य प्रदेश में अब तक नहीं बना पाए हैं। तो जब मुकाबला शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ होगा तो जाहिर है कि वो उसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है वो शिवराज की जन नेता वाली छवि के सामने वो कहीं फीके पड़ गए और इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। और बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ, जिस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ा, आप देखिए कि शिवराज सिंह बाकी नेताओं के अलावा केवल शिवराज सिंह ने पूरे 28 विधानसभा में 4-4 बार सभाएं की। इतना अग्रेसिव कैंपेन जो है, उससे ये लग रहा था कि बीजेपी की बढ़त कांग्रेस से है, लेकिन अनुमान जो लगाए जा रहे थे वो ये था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज्यादा अंतर नहीं होगा। मेरा अपना अनुमान था कि 18 से 20 सीटें बीजेपी निकाल सकती है और लगभग उसी के आसपास ये परिणाम आते दिख रहा है। ठीक, हमारे साथ कुणाल चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, आप गिरजाशंकर जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बयान ही ले डूबा आप लोगों को? देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और बेहतर रूप से कोई रिजल्ट जिस प्रकार से हम देखें, मुझे लगता है 9 सीटों क्या 10 सीटों पे हम लगभग आगे हैं, कुछ सीटें जीत चुके हैं और लगभग 10 सीटें करीब करीब हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों के ऊपर लगभग दिख रही है। और जब सत्ता में धन बल, बाहुबल अपनी जगह, अधिकारी कर्मचारी अपनी जगह है, उसके बावजूद जिस बेहतर प्रबंधन के साथ कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा, जो मैं गिरजाशंकर जी की उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जनता ने सिरे से नकार दिया। 10 सीटें इन परिस्थितियों में देना, जब मालूम था कि 28 सीटें कांग्रेस को जीतना है, बीजेपी को 1 2 4 5 सीटें चाहिए, और उसके बावजूद जनता ने जो भरोसा दिया, कुछ जगह मालवा में जरूर चिंता की बात है, पर ग्वालियर चंबल जिसके ऊपर नाक लगी हुई थी, जहां पे आप इमरती देवी की बात करें, अभी ओपीएस भरदौरिया की बात करें, आप वहां पे अभी एदल सिंह कसारा की बात करें, गिरिराज डडोतिया की बात करें, 4-4 मंत्री जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इनको अगर जनता घर बिठाने का काम कर रही है, तो मैं तो जनता का भी धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा। और बेहतर रूप से कोई मुझे बहुत मतलब ये जिस प्रकार से बात चल रही है कि क्लीन स्वीप हो गया, ये हो गया, हर परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा, स्पष्ट है। जो धनबल का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार से पूरे उसका सिस्टम का उपयोग किया गया, मुद्दा जो था जिस वजह से ये चुनाव हुआ, जाहिर तौर पर ये कांग्रेस को सपोर्ट करता दिखा था। बेहतर बिल्कुल बेहतर कुणाल जी, मेरा छोटा सवाल है, उसको सुन लीजिए।
देखिए बेहतर हम क्यों कह रहे हैं, इस बेहतर पर क्वेश्चन मार्क क्यों आया? मुद्दा है, क्योंकि आज भी मुद्दा आपने है। शुरुआत आज बहुत भी बढ़िया मुद्दा है। तरीके से आज भी की, मुद्दा है। मुद्दा आज भी आपके मुद्दा फेवर में था, आपका सर्वे, आपका होमवर्क बेटर दिखाई पड़ता था, ये हम नहीं तमाम विश्लेषक कहते थे। लेकिन इसके बाद एक एक बयान को जिस तरह बीजेपी ने उठाकर जनता के बीच में परसेप्शन बना दिया, उसका जवाब क्या हम ढंग से दे पाए, उसका जवाब क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाकई आ पाया? जब राहुल गांधी जी की टिप्पणी याद दिलाऊंगा, उसके बाद में किसी बड़े नेता का न आना प्रदेश में, इसे भी अलग तरह से पेश किया गया और यह परसेप्शन क्रिएट करता गया और इसमें हम ट्रैप होते चले गए। साष्टांग प्रणाम करने वाला मुद्दा, ऐसे मैं गिनाना नहीं चाहता, आप सब जानते हो 4 बड़े बड़े ऐसे हिस्से रहे हैं जिनके बाद में ऐसा लगा कि ये चीजें बैकफायर कर सकती थी, लेकिन वो बैकफायर नहीं किया, बल्कि उल्टा कांग्रेस उसमें ट्रैप हो गई। देखिए, समरथ को नाथ गोज दोसाई वाली कहावत है कि अभी जीतते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा सीटें जीत गए तो इसका मतलब कोई बहुत 8 सीटें ज़्यादा अगर है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि सत्ता में रह के जिसमें जितना उपयोग कराओ धनबल बाहुबल का, उसके बाद अगर 8 सीटें ज़्यादा जीते, 28 में से 10 हम जीते, 18 वो जीत रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इसको ये कि हमारी सारी चीज़ों को ये नकारा, कि बिल्कुल स्पष्ट है जनता के जनादेश को बेचा था, वो मुद्दा तो है और क्यों नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों को बेचने वालों का क्यों मुद्दा नहीं रहेगा? हमने मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा। आपने जो बात कही ना कि इनने बयान पकड़े सही रूप से, टोटल चुनाव कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ रोने से लेके उन स्थितियों को कोशिश करी जो मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, और उसमें मुझे लगता है ये सफल रहे। और इसमें चाहे इन्हें धनबल का उपयोग करा, चाहे बाहुबल का उपयोग कराए, चाहे कर्मचारी अधिकारियों का या जो भी परिस्थितियां हो सकती है इनका उपयोग कर पाए। हम लोगों ने जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा, उसके बाद भी जनता ने जो साथ दिया, आप भी मैं ऐतिहासिक अभूतपूर्व जनता को धन्यवाद दूंगा। कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी, कुणाल जी हमारे साथ में ओम प्रकाश सकलेचा जी भी जुड़ गए, मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। सकलेचा जी बधाई आपको देते हैं IBC24 की तरफ से, और एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। सकलेचा जी सबसे पहले तो आपको बधाई। जैसा कि कुणाल जी कह रहे हैं कि सीट 10 का ही अंतर रह गया है, 10 का ही अंतर रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है आंकड़े में जो देखे तो, और आप लोगों ने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया इसलिए जीते, ऐसा है? 8 का है, और वो कह रहे हैं कि मुद्दा तो रह जाएगा, भले जीत गए पर मुद्दा तो रह जाएगा। अब कुणाल जी बहुत अभी नौजवान और अति उत्साही और पार्टी के बंधन में रह के काम करने वाले एक अच्छे कार्यकर्ता है उनकी पार्टी के, लेकिन वो 2 बातें भूल रहे हैं कि जनता ने उनकी बातों को नकारा है। वो उसे कहे कि जनता नासमझ है, जनता को कोई समझ नहीं है मुद्दे पहचानने की, और हम अपनी बात नहीं रख पाए तो मैं उनकी बुद्धि को प्रणाम करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। अरे जनता में अगर नासमझ है तो कैसे आप किसकी, आपको समझ होनी चाहिए कि जनता को क्या समझ है क्या ना समझ है। जनता ने आपके सभी झूठे वादों को नकारा है, जनता ने आपके अति जो गलत काम थे उनको नकारा, जनता ने एक परिवार के शासन को नकारा है, जनता ने इनका ये कहना था, आज सुबह किसी टीवी इंटरव्यू में कोई नेता मेरे को कह रहा था कि अरे इसी बहाने कांग्रेस महल से आजाद हो गई, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कांग्रेस ने महल से अपने आप को छुड़ा के किसी उद्योगपति के यहाँ गिरवी रख दिया। मैं क्या बात करूँ, किस विषय पे इनके कमेंट दूँ? क्या इनके वादे के हिसाब से इनने संबल योजना बंद कर दी, इनने बच्चों को सकलेचा जी अब तो ये बातों का अब इन बातों का शायद बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह गया। बड़ी बात ये कि इस चुनाव को आप याद कैसे रखेंगे, सवाल ये हम सबसे इसलिए पूछ रहे हैं। सकलेचा जी सुन तो लीजिए, एक बड़ी बात, एक तो जीत की बधाई शुभकामनाएं आपको सभी दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये कि जिस तरीके से कुणाल जी कह रहे हैं कि भले ही आप 8 सीटें आगे चलो, लेकिन किस आधार पे चुनाव हुआ, किसने चुनाव जिताया, किस तरीके से चुनाव जीता, क्या ये बातें नहीं रह जाएंगी जो उनके आरोप हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जनता को उनके
विजन की, उनकी सोच को दोषी कभी नहीं ठहरा सकते हो। प्रजातंत्र में हम जीते हैं, प्रजातंत्र में हर साल किसी न किसी चुनाव में उसी जनता के बीच जाना पड़ता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे मंडी के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के। हर साल ऐसी व्यवस्था हो गई कि हर साल उसी जनता के बीच में आपको अपनी बातें रखने जाना है। आप जनता को कभी दोषी नहीं ठहरा सकते हो कि जनता क्या धन भर में बिकाऊ है। ठीक है, मैं पूछता हूं, कुणाल जी, आप जनता को दोष दे रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ है क्या? उनका वोटर बिकाऊ है क्या? कहना चाहते हैं वो ना समझी की बात कर। कुणाल जी और क्या कह रहे हैं? सकलेचा जी कि ने धन बल मेरी का बात किसके को पूरा ना तो ऊपर सुना। क्यों किया? एक सेकंड, अरे क्या- सर क्या आप धन बल वरिष्ठ क्या- नेता है सकलेचा क्या जी, कहना चाहते प्लीज। हैं? अरे सर, सत्ता पक्ष के मंत्री है मध्य प्रदेश का, थोड़ी गरिमा। अरे इतना, अरे आप मतलब इतना क्यों उठक बैठे? एक मिनट, थोड़ा गरिमा के साथ। मैं आपका बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं आपके बच्चे के समान हूँ, पारिवारिक रूप से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। जनता को किसने दोषी ठहराया? जनता को मैंने धन्यवाद दिया, कार्यकर्ताओं को मैंने धन्यवाद दिया और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ धन्यवाद दिया कि जिस परिस्थितियों में जनता ने हमें साथ दिया। ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही है, एक सीट 33,000 से आ रही है, एक सीट पर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रह रही है। जहां पे कहा जा रहा था कि 70,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता चले गए, मतलब बूथ पे बैठने वाले नहीं मिलेंगे, वहां पे 8-8 सीट भारतीय जनता पार्टी उस ग्वालियर मुरैना भिंड दतिया के अंदर हार रही है। उसके बाद एक सीट सिर्फ मात्र 51 वोटों से जीतती है। और कुछ सीटों पे हमें चिंता का विषय है, वो मैंने कहा कि कई सीटें जो हम ज्यादा मार्जिन से हारे उनके हमारी चिंता का विषय है। पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने दिया, और उस परिस्थितियों में जब मैंने बोला कि 28 सीटें कांग्रेस को जीतने थी, 5-7 सीटें, और ये मालूम था कि सत्ता में आएंगे तो की भावना से काम करेगी। जिस प्रकार से लोगों को डराने का काम, धमकाने का काम, हर जगह एक मतलब सर मैंने आपकी बात की सर, इतना अरे सर इतना तो, अरे सकलेचा जी, मैं आप वरिष्ठ नेता कहाँ, मेरा प्लीज क्या सवाल है? अगर आप मेरे को अच्छे से कह देंगे तो मैं सुन के उसका जवाब दूंगा। बताए ना क्या क्या जवाब? चलिए, उनका सीधा कहना कुणाल जी कि आपने जनता की समझ को क्वेश्चनेबल किया क्या? क्योंकि जनता ही फैसला करती है अल्टीमेटली। जनता ने फैसला कर दिया, अगर आपके मुद्दों पर यकीन करती तो जनता मोहर लगाती। ये एक बड़ी बात है। क्या कहा किया मैंने? ये तो अब ये तो मैंने कहा तो जनता ने पूरी तरीके से नहीं करा। 10 सीटें जिताई है, वहां की जनता ने इस बात को रखा है। ये लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी नहीं होता कि मतलब एक सरकार, मतलब आप अगर 18 जीत गए और हम 10 जीत गए तो जनता ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया कि क्लीन स्वीप कर दिया। मुद्दा तो है, और जनता ने पूरे साथ दिया, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना साथ नहीं दिया। जनता ने गिरिजा शंकर जी, वोट किया भैया। सर्वे के आधार पर कांग्रेस कैंडिडेट का चयन किया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रहेगी उन चेहरों में? पूरा साथ नहीं मिल पाया कहीं। आप जो कह रहे हैं कैंडिडेट को लेकर, तो दरअसल कैंडिडेट के चयन में भी कांग्रेस के अंदर एक कमजोरी नजर आई कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था टिकाऊ और बिकाऊ का, दल बदल को, लेकिन उसके 28 में से 10 या 11 या 12 जो प्रत्याशी हैं वो उसी तरह से दूसरे दलों से आए थे जिनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया। तो जाहिर है कि इस एक्ट से उनका जो दल बदल का जो मुद्दा था वो मुद्दा अपने आप में कमजोर पड़ गया। कांग्रेस चाहती तो अपने ही पार्टी के लोगों को टिकट दे सकती थी। और दूसरी बात ये है कि आप यदि चुनाव में जा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर, तो उन मुद्दों को कितनी शिद्दत के साथ में लोगों तक ले जाना है, इसकी कोई रणनीति मुझे कांग्रेस में नजर नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि जब 35 करोड़ रुपए में बिकने की बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इस तरह की कोई सबूत या कोई इस तरह की कोई बात ऐसी रखनी होती है जिससे लोग यकीन करें कि हाँ आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दम है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बात पर यकीन नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि पूरे इस चुनाव में दरअसल कांग्रेस की दिक्कत ये रही कि जो सरकार उनकी बनी थी उसको वो स्पष्ट बहुमत की सरकार मान के चल रहे थे। दरअसल वो फ्रैक्चर मैंडेट था, उनको स्पष्ट बहुमत नहीं था। 114 सीटें मिली थी और गठजोड़ की गठबंधन की सरकार बनी थी। तो ऐसे में इस सरकार को जिस तरह से आगे चलाना था वो एक बात जो है कहीं ऐसा लगता है कि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। ये ओवर कॉन्फिडेंस इस चुनाव में जो बाई इलेक्शन में
जिस तरह से उभरा, शायद कहीं न कहीं वो नेताओं के भाषणों में या नेताओं के बातचीत में जो टिप्पणियां आई वो किसी उसी ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और बीजेपी ने इन तमाम जो कमजोरियां कांग्रेस की थी उसका फायदा उठाया, पूरी तौर पर तैयार रही और उन्होंने कोई गलती नहीं की। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा चुनाव का एजेंडा जिसको सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी वो अपने एजेंडे पर कायम नहीं रह पाई खुद, और बीजेपी ने अपने एजेंडे पर पूरा चुनाव लड़ा। बीजेपी के एजेंडे पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा और इसी का परिणाम जो आज रिजल्ट के रूप में हम देख रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें चुनाव में किस तरह असर करती हैं ये हमने 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, लोकसभा के देखा है। एक छोटी सी बात चाय वाले को लेकर सही कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति का चुनाव का पूरा परिदृश्य, पूरा एजेंडा बदल गया था। इस बात को यदि कांग्रेस आज भी इस बात को मान ले तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, और उसका असर भी दिखाई पड़ा। अंशुमन जी, एक और बड़ी बात जो गिरिजा शंकर जी भी कह रहे थे कि दरअसल जिस तरह का मैंडेट मिला था इसमें ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का और मुखिया का इस बात में चला गया कि सबको समेटकर, सबको साध कर, सबको साथ रखे। और शिकायतों की जितनी बार खबरें आती थी उतनी बार सरकार गिराने के कयास भी लगाए जाते थे, संभावनाएं व्यक्त की जाती थी और प्रयासों को लगातार वो किया जाता था। और ऐसे ही जब आप चुनाव में जा रहे थे तब भी आपकी ऊर्जा कहां कितने लोग चले गए इस बात पे लगी और इसमें ये अंत तक दौर चलता रहा और पार्टी का वैसा साथ भी नहीं मिला। बिल्कुल। एक और चीज देखो पुनीत की बीजेपी ऐसे टीम काम की। आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जी 64 सभाएं की हैं उन्होंने, वीडी शर्मा ने सभाएं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभाएं की। कांग्रेस में अकेले कमलनाथ जी डटे हुए थे, उन्होंने करीब 42 सभाएं रोड शो किया, तो वो एक फर्क दिखता है। और एक एक सीट वाइज उन्होंने बीजेपी ने अपना काम किया, अपनी रणनीति बनाई, बूथ मैनेजमेंट उनका बेहतर रहा कि वोटर्स को लेके आना है, वोट डलवाना है, तो ये काम बीजेपी ने बखूबी अंजाम दिया और शायद इसी का नतीजा है। आप जो 19 और 9 का जो 10 का फर्क देख रहे हो यही है। चलिए, और एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद गिरिजा शंकर जी से और अपने पैनल से जरूर पूछेंगे कि इस चुनाव का सबसे बड़ा एक फैक्टर था तीसरा, कमलनाथ और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिहाज से ये चुनाव उनके लिए कामयाब माना जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा, इसकी भी बात करें। तो उपचुनाव के नतीजों पर बात कर रहे हैं, एमपी का सत्ता संग्राम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मरवाही यहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से एक तरफा जीत हासिल की और यह भी आपको बता दें कि 37,825 मतों से जीत हुई है। 2 डॉक्टरों की लड़ाई थी, किसका गढ़ है इस बात का बड़ा सवाल था कि ये दरअसल गढ़ किसका है। अंशुमन शर्मा जी, क्या लगता है आपको ये गढ़ किसका है, ये बात क्लियर हो पाई? बिल्कुल, ये एक सवाल था। यही मिथ को ये तोड़ने की कोशिश की यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी ने। जो मरवाही एक पर्यायवाची बन गए थे जोगी परिवार के, जोगी जी का एक प्रतीक था, वो गढ़, वो किला उन्होंने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि संख्या बल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 69 से 70 हो गए, लेकिन वो जो मरवाही एक सिंबल था उसे ध्वस्त किया भूपेश बघेल जी ने। और क्या है, मरवाही जो है साग की सीट ने नाक की सीट हो गई थी। पिछले बार कांग्रेस को यहाँ पे 20,000 वोट मिले थे और इस बार उन्हें 82,894 वोट मिले, यानी कि 62,854 वोट अधिक मिले हैं। बीजेपी को 27,000 से लेके इस बार 45,000 के वोट मिले हैं और 37,825 वोटों से जीत दर्ज की कांग्रेस ने वहां पे। आपको याद होगा कि वहां की जनता की मांग थी कि जिला बनाया जाए, वहां पे कांग्रेस सरकार ने आते ही गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया, विकास की बात कही। और अभी उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने भावुक होकर ट्वीट लिखा है भूपेश बघेल जी ने कि मैं मोहन मरकाम जी को, अटल श्रीवास्तव जी को, जय सिंह अग्रवाल जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं मरवाही के लिए। तो एक मजबूत उन्होंने ढंग से लड़ा चुनाव। कांग्रेस ने कहा कि कई लोगों ने कहा कि सिर्फ एक सीट के लिए इतनी ताकत क्यों लगाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसको बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे थे कि वो जो किला है, वो 20 साल से जो अभेद किला है मरवाही का, उसे तोड़ा जाए। और शायद ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इस पे कामयाब भी हुए भूपेश बघेल जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नाक का सवाल बन गया था कि किसके तरफ ये सीट जाती है। गढ़ अगर एक परिवार का कहा जाता है तो वो गढ़ दरअसल कांग्रेस का था, जिस पर उस परिवार का दबदबा था क्योंकि वो कांग्रेस का चेहरा थे। ये जताने की कोशिश कांग्रेस की थी जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब रही। और ये भी एक अपडेट दे दें, राजीव भवन में कल दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी अपने दोनों मुखिया, संगठन के मुखिया और सरकार के मुखिया, इन दोनों का सम्मान करेगी। एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से मरवाही की जंग रही पूरी अब तक और क्या प्रतिक्रियाएं रही। रंग, गुलाल, ढोल नगाड़े और मिठाइयों के साथ जश्न की ये सारी तस्वीरें उस मरवाही से हैं
जहां बड़े अंतर से जीत दर्ज कर कांग्रेस ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। 21 चरणों में हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली और आखिरी तक इसे बरकरार रखते हुए आखिर में 33,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह किसी भी राउंड में ध्रुव से आगे नहीं हो पाए। जीत के बाद डॉक्टर ध्रुव ने कहा कि मरवाही की सेवा उनकी प्राथमिकता है। अब देखिए, अभी रुझान जीत का है, आगे भी अंतिम दौर तक रहेगा। और ये तो मैं मानता हूँ कि आदरणीय भूपेश बघेल जी जो गरुड़ापंडा मरवाही के आम जनता को जो जिला बनाकर सौगात दिए हैं और उनकी जो कार्यशैली है, आम जनता तक जो सुविधाजनक कार्य हुआ है, इस पे जनता उनके कार्यशैली को देखकर शासन पक्ष में कांग्रेस पर मुहर लगा रही है। पहले से 90 में से 69 सीटों पर परचम लहरा चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए मरवाही उपचुनाव का नतीजा वैसे कोई बड़ा उलटफेर नहीं करने वाला था, लेकिन कांग्रेस और सरकार ने इसे नाक का सवाल बना लिया। मिशन 70 का नारा देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मरवाही में प्रचार के अंतिम दौर तक कमान संभाले रखी और सरकार के 10 मंत्रियों के साथ 50 विधायकों को मैदान में उतार दिया। कड़ी मेहनत, प्रचार और सरकार का संदेश देकर वोट अपने पक्ष में कर सीट हासिल करने में कांग्रेस कामयाब रही। कांग्रेस के नेता इसे सरकार के कामकाज पर जनता का आशीर्वाद बता रहे हैं। 2 साल की सरकार बने नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बजट का लगभग 2/3 हिस्सा हम किसानों के लिए और गांवों के लिए खर्च करने जा रहे हैं, तो जनता की इसमें मुहर लगाई है। कांग्रेस अगर जीत रही है तो लोगों ने ये चाहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि हमारी देखभाल आने वाले 3 साल में आप करो। मरवाही का जनता, छत्तीसगढ़ का जनता मन बनना चुका है। दंतेवाड़ा चुनाव, चित्रकूट चुनाव, मरवाही चुनाव, उपचुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में, भूपेश बघेल के सरकार के नेतृत्व में मोहर लगा देंगे। इधर राज्य बनने के बाद पहली बार जीत का सपना संजोए भाजपा फिर से यहां बिखर गई। लगातार सरकार के 2.25 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भाजपा इस चुनाव में इस सब के बावजूद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। चुनाव मैदान से बाहर हुई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का साथ और समर्थन के बावजूद बीजेपी को वोट नहीं मिले। अब इस नतीजे के बाद भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास दलीलों और आरोपों के अलावा और कुछ नहीं दिखा। चुनाव में जो मुझे देखने को मिला, ऐसी स्थिति की 50-50 विधायक, 10-10 मंत्री, मुख्यमंत्री डेरा डाल के बैठे हैं। ये लगता है ये दबाव की राजनीति इस छोटे उपचुनाव में उसका प्रभाव होता है। हम लोगों ने जो विकास का काम किए छत्तीसगढ़ में, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, इन विकास पर हम लोग को भरोसा था और ये हम लोग का मुद्दा था। अगर चुनाव निष्पक्ष होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती। सरकार का जितना दुरुपयोग कर सकती है कांग्रेस ने उतना दुरुपयोग किया। 3 दिन तक मुख्यमंत्री जी वहां पर बैठे रहे। कुल मिलाकर भाजपा के 15 साल के कामकाज और कांग्रेस के 2.25 साल के कामकाज को लेकर ये चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि उसने मरवाही को जिला बनाकर 2 दशक पुरानी मांग पूरी की। अभी सरकार के पास 3 साल और हैं। अब देखना है कि चुनाव पर सिर माथे पर बैठाने वाली जनता के भरोसे पर सरकार कितना खरा उतरती है। शरद अग्रवाल के साथ जितेंद्र थवायत, IBC 24, मरवाही। तो मरवाही की जनता ने हाथ का साथ दिया। एक और सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में गई और मरवाही की जीत पर मुख्यमंत्री का ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मरवाही का उपचुनाव महज विधायक चुनने का चुनाव नहीं था, बल्कि ये मरवाही के साथ बीते 18 सालों तक हुए छल को जनता द्वारा लोकतांत्रिक जवाब था। और मुझे खुशी है कि मरवाही की जनता ने इस परीक्षा को प्रचंड बहुमत से उत्तीर्ण किया। डॉक्टर के ध्रुव जी को बधाई, शुभकामनाएं। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने इस जीत के बाद में प्रदेश की जनता को आभार जताते हुए किया है। अंशुमन जी, ये ट्वीट भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दरअसल ये निशाने पर परिवार है। लंबे ये संदेश इसके बहुत गहरे हैं। आप देखिए, एक और चीज़ है कि पुनीत, विधानसभा चुनाव के बाद 3 उपचुनाव हुए, चित्रकूट, दंतेवाड़ा और मरवाही। तीनों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। निगम चुनाव में भी एक तरफा जीत दर्ज की। और जैसे कि अब देख रहे थे के ध्रुव जी स्टेथोस्कोप लगाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मरवाही की जनता के लिए बेहतर इलाज कर सकेंगे, वहाँ के विकास कर सकेंगे। वहाँ के क्षेत्र के पूरे समय वो स्टेथोस्कोप जो है लगाकर रहे और 2 डॉक्टरों की जंग पूरी रही है। हाँ। और हमारे साथ में शरद भी जुड़ गए उस इलाके से, जिन्होंने पूरा कैंपेन कवर किया। शरद,
ओवरऑल इस पूरे चुनाव में इतना बड़ा लाभ लश्कर यूज किया गया जिसके कई बार ऐसा लगता था कि शायद इसकी जरूरत भी नहीं, और इसीलिए जैसा अंशुमन जी कह रहे हैं ये पूरी तरह नाक का ही सवाल था कि कौन इस सीट को ले जाता है। बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा मरवाही में कमोबेश आज जो परिणाम आए हैं ऐसा लगता था कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मरवाही की जनता ने शुरू से ही मन बना लिया था कि जो विकास के गाथा प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा लिखी जा रही है उससे जनता काफी खुश दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जिला का बनाने का। उसके बाद मरवाही में एसडीएम और एसडीओपी कार्यालय को ले गए, नगर पेंड्रा और ग्वालियर नगर पंचायतों को नगर पालिकाओं में अपडेट किया गया। तो हर वो चीज जो लोगों को उम्मीद थी वो पहले ही मिल गई थी, तो लोगों ने भी मन बना लिया था। मरवाही को जनता ने मतदान किया। ये मतदान अब तक मरवाही में हुए सबसे ज्यादा वोट किसी पार्टी को गए हैं, तो 2013 में जब 81,000 वोट अमित जोगी पाए थे उस रिकॉर्ड को भी आज यहाँ पर कांग्रेस ने तोड़ा है। साथ ही साथ 38,000 वोटों से जो जीत का अंतराल है ये कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो पार्टियां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी, न्याय अन्याय के खिलाफ की बात करके लड़ाई लड़ रही थी, पर जनता ने तमाम चीजों को नकारते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और एक बड़े अंतर से जीत दर्ज। चलिए, तो जनता ने यहाँ पर भी जवाब दिया है। जनता ने जवाब दे दिया कि गढ़ किसका है। जनता ने जवाब दे दिया कि क्या एक परिवार के द्वारा जितनी आस्था व्यक्त की जाती थी परिवार की तरफ से इस इलाके को, क्या वास्तव में जनता उससे इत्तेफाक रखती है। इलाके की जनता ने जवाब दे दिया कि क्या कोलैबोरेशन यहाँ स्वीकार किया जाएगा, वो जिसमें कोई तालमेल नहीं था। जवाब मिल गया ए टीम बी टीम को लेकर। तो जनता ने अपनी तरफ से जवाब दिया और उम्दा जवाब दिया, पुख्ता जवाब दिया, रिकॉर्ड जवाब दिया। तो ये उपचुनाव की बात है, और उपचुनाव में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट पर कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की, वैसे ही मध्य प्रदेश पर वापस लौटते हैं, जहां पर अब की बार 28 सीटों का उपचुनाव सरकार के लिए निर्णायक था, और यह निर्णय बीजेपी के पक्ष में रहा है। और इस निर्णय में जहां पर दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और उनका मुकाबला सीधे तौर पर इधर कांग्रेस के कमलनाथ जी से था, तो इसमें एक बड़ा क्षत्रप, एक बड़ा चेहरा सिंधिया जी का था। उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या और किस अंदाज में इस जीत को वो लेते हैं, पहले दिखाते हैं। ये स्पष्ट जनादेश के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रति पूर्ण रूप से नतमस्तक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने समझा कि ये स्वतः का चुनाव है और उस तरीके से लड़ा है पूर्ण संकल्प के साथ, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो हमारा संयुक्त नेतृत्व है केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, जिनकी योजनाओं के तहत जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। हमारे साथ ओम प्रकाश सखलेचा जी, कुणाल चौधरी जी, गिरिजा शंकर जी जुड़े हुए और साथ में अंशुमन शर्मा जी हैं। अंशुमन जी, ये ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि एक बड़ा चेहरा जो अभी आप ऊपर भी देख रहे होंगे टैली में, वो बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि चुनाव की वजह भी वो थे। चुनाव में बीच में सारे चेहरे भी उनके थे। अगर चेहरों की साख हम कहें तो उनकी साख सबसे बड़ी दांव पर थी। बिल्कुल, और कुछ हद तक तो सिंधिया जी कामयाब हुए हैं। हमारे साथ में सखलेजा जी जुड़े हुए। सखलेजा जी, ग्वालियर चंबल की 16 सीट में से 7 में कांग्रेस या तो जीत गई, आगे चल रही है, जीत और आगे दोनों मिला के बता रहा हूं मैं, कहीं कुछ वहां पे असर नहीं किया? वहां पे कुछ हद तक गद्दार वर्सेस वफादार चलता रहा? देखिए उस क्षेत्र की कुछ राजनीति में अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है। अभी पूरी एक एक सीट का जब हम समीक्षा करेंगे तो उसका अंदाजा लगेगा, लेकिन दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। वहाँ पर भी टोटल वोट ग्वालियर संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले हैं, और विषय वहाँ पे अलग अलग सीट पे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण बहुमत जरूरत भाजपा को 8 सीट की थी और उसके बदले इतनी ज़्यादा सीटें मिलना अपने आप में जनता का विश्वास भारतीय जनता के प्रति दिखना बहुत स्पष्ट है। अब उसकी समीक्षा कुछ भी करें, वो समय रहते हुए समीक्षा भी करी जाएगी, उस पर उसके कारणों को समझा जाएगा, उन कारणों पे किया जाएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है
कि सिंधिया जी की आने से जो अतिरिक्त सफलता आई है वो सबने मानी है और उसने को सबने स्वीकारा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी एक बड़ी बात ये रही है, गिरजा शंकर जी भी हमारे साथ में निर्णय को ससम्मान उसने स्वीकारा है। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गिरजा शंकर जी, यहाँ अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिहाज से देखें तो ये जो विजय मिली है ये बीजेपी की जीत है, सिंधिया की जीत है, और सिंधिया का आकलन इसके बाद, इस उपचुनाव के बाद किस तरह से किया जाएगा? नहीं, देखिए, ये जो पूरी जीत है, मैं मानता हूं कि ये जीत पूरी तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जीत है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया और जिस तरह से उनकी स्वीकारोक्ति दिखी इस चुनाव में, वो महत्वपूर्ण है। और सिंधिया जी का योगदान यदि देखा जाए तो ग्वालियर संभाग में उनके बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं अधिकांश चुनाव जीत गए। चंबल में जरूर बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये चुनाव के मुख्य नायक शिवराज सिंह चौहान थे। ये ऐसा नहीं था चुनाव के पूरे कैंपेन में कि चंबल या ग्वालियर का इलाका शिवराज सिंह ने छोड़ दिया किसी और नेता के सहारे, या अलग अलग नेताओं में एरिया बांटकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, ऐसा नहीं था। वो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार का पूरा जो चुनाव अभियान का जो जिम्मा था वो शिवराज सिंह के जिम्मे था, और एक एक सीट पर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जहां पर सफलता नहीं मिली वो भी, और जहां सफलता मिली, ये सारा दारोमदार वो शिवराज सिंह पर निर्भर करता था। तो बाकी नेता जो है उनकी सब्सिडरी भूमिका थी वो, लेकिन मुख्य भूमिका में, मुख्य किरदार में केवल शिवराज सिंह थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अब इस चुनाव में क्या रही, कितनी सफलता मिली, या आने वाले समय में उनकी बीजेपी के अंदर क्या भूमिका होगी, इसको लेकर काफी समय से बात चल रही है। मैं समझता हूं कि एक बार बीजेपी में आ जाने के बाद इस चुनाव में कितनी सीटें मिली, कितनी सीटें नहीं मिली, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैरियर है, उनका भविष्य जो बीजेपी में बनना है वो निर्भर नहीं करेगा। वो एक स्थापित नेता के रूप में बीजेपी में है, और बीजेपी की सरकार बनने या कांग्रेस सरकार गिरने का जो पूरा बड़ा श्रेय जो उनके खाते में जाता है वो तय करेगा आने वाले समय में बीजेपी के अंदर उनकी भूमिका को। जी कुणाल जी, ग्वालियर चंबल के 3 मंत्री जो हैं, इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी, ये तीनों में से एक हार चुके हैं या पीछे चल रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे अपनी बात रखने में कामयाब रहे हैं इस इलाके में? 7 सीट में कांग्रेस जीत रही है, आगे है, या वहाँ गुस्सा ज़्यादा था लोगों का, ये आप कह सकते हैं? पहली बात ग्वालियर और चंबल की, या ग्वालियर चंबल की मैं पूरी बात करूं तो लगभग 33,000 वोटों से ज़्यादा से हम लोग करेरा जीते हैं। यहाँ पे जो मुरैना प्रॉपर की बात करूं तो वहाँ पे देवनी की बात करूं तो मुरैना में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे भी है, और कई सीटों पे जहाँ पे जिस सीट पे सिंधिया जी ने कहा था ये चुनाव इमरती का नहीं, ये चुनाव सिंधिया राजघराने का चुनाव है, सिंधिया जी का खुद का चुनाव है, वो भी जनता ने उनको सबक सिखाने का काम करा। और वही रही बात मेहगांव में भी, अभी जो मेरे पास इनपुट है, लगभग वहाँ नेक टू नेक फाइट है, और हेमंत शायद कुछ वोट से आगे भी हो गए, और लगभग 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी वहाँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जीत रही है। और ओवरऑल जो चुनाव रहा कि जिन परिस्थितियों के साथ, जिन व्यवस्थाओं के साथ, जिस ताकत से, क्योंकि आपने देखा कई जगह बूथ कैप्चरिंग के मामले हुए, धराधन गोलियां चल रही थी, एक चैनल के रिपोर्टर के साथ जिस प्रकार से बीच में गोलियां चलती हुई वहां पे पहुंचे, और कहीं ना कहीं बहुत परिस्थितियों के साथ जो चुनाव हुआ, ये चुनाव आम चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती। और उपचुनाव में भी जिस प्रकार के नतीजे आए, मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता को निराश होने की भी जरूरत नहीं है। बेहतर प्रबंधन के साथ, बेहतर नीति के साथ चुनाव लड़ा, और कई परिस्थितियां जब होती है कि जब धनबल और बाहुबल और सारी चीजें होती है तो उसमें कई बार हारा भी जाता है। हमने अपनी बात बेहतर तरीके से रखी। जो मूल मुद्दे थे, गद्दारी का मुद्दा है, मतलब अभी गिरजा शंकर जी ने बड़ी बात कही कि सिंधिया जी को क्यों याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने गद्दारी करी। गद्दारी के लिए याद रखा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचने का काम किया, उसको खत्म कर, उसके खिलाफ उस खंजर घोंपने का काम किया। तो ये जनता भी जानती है, नेता भी जानते हैं और आम व्यक्ति भी जानते हैं।
होते और कहीं ना कहीं जिस प्रबंधन के माध्यम से चुनाव जीते, कई तरह के प्रबंधन चुनाव में होते हैं, हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो हम भी जानते हैं कि किस तरह के चुनाव में प्रबंधन होते हैं और कई आगे के प्रबंधनों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पर मैं जनता को धन्यवाद दूंगा, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि इन विषम परिस्थितियों में खरीदे हुए जनादेश की सरकार की जिस प्रकार से चूल्हे हिलाने का काम करा, और ये आगाज बहुत अच्छा है, अंजाम आगे आप देखते जाएंगे। 2023 के अंदर बेहतर रूप से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोग यहाँ पे, मैं धन्यवाद दूंगा कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किए और मूल मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा। अब हमारी आशा है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पेंशन 600 हो गई थी उसे 1000 रुपए करे और कहीं ना कहीं बेहतर रूप से सही तरीके से किसान कर्जा माफी को ध्यान में रखें, जिसे पाप कर बताते हैं, पाप नहीं, किसान का कर्जा माफ करना। ठीक है, वैसे अब तो इस तरह की चर्चाएं चलेंगी कुणाल जी। आज के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि वक्त लिमिटेड होता है। गिरिजा शंकर जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या सिंधिया जी को लेकर, जैसे हमारे साथ में बीजेपी के लोगों ने खुले तौर पर आज स्वीकार किया कि हमारे लिए ज्यादा दिक्कत थी कि जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे, अब उनको साथ लेकर उनको जिताने की जिम्मेदारी थी। बीच में सिंधिया जी को आगे किया, फिर वो चेहरा गायब हो गया, फिर इसके बाद में केवल शिवराज जी थे और वही लीड करते रहे। बीच में ये भी बातें चली कि क्या आप दो चेहरे हैं, अगर चेहरे गायब होते थे उस पर सवाल खड़ा किया जाता था सिंधिया समर्थकों के द्वारा। तो ये चीजें आगे अब शांत हो जाएंगी या बढ़ेंगी? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव था कि जिन लोगों के खिलाफ 2 साल पहले पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में जाना और चुनाव में जीत हासिल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये सवाल उस दिन से उठ रहा है जब से इन लोगों को प्रत्याशी बनाने का तय किया गया। जाहिर है कि जयभान सिंह पवैया से लेकर गौरीशंकर सेजवार और तमाम बहुत जो नेता हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन ये बीजेपी नेतृत्व की खूबी है कि इस जो एक बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति पार्टी के अंदर जो उत्पन्न हो गई थी, उसके साथ चुनाव लड़कर इतनी सीटें जीतना, ये जो है नेतृत्व के कुशलता के रूप में मैं इसको देखता हूं। आने वाले समय में ये जरूर द्वंद्व रहेगा कि जो लोग बीजेपी के नेता, अब आने वाले चुनाव में ये सवाल उठेगा 2023 में कि जिन नेताओं की सीटों पर जो कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दी गई और जो चुनाव जीत गए, अब उनका क्या होगा। तो इस सवाल से तो बीजेपी को जूझना होगा और कहीं न कहीं ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए संकट भी पैदा कर सकती है। देखिए, सरकार बनाना दल बदल के साथ ये एक सुखद बात हो सकती है बीजेपी के लिए, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, जो पार्टी के अंदर जो समीकरण उभर रहे हैं, अभी ठीक है चुनाव के कारण वो शायद चीजें अभी दबी हुई हैं, लेकिन इन सवालों से पार्टी के नेताओं को आगे रूबरू होना पड़ेगा और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उन नेताओं का क्या होगा जिनका भविष्य बीजेपी में कांग्रेस से आने वाले नेताओं के कारण एक हाशिए में जाने की स्थिति में है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ पर एक अंतिम सवाल सकलेचा जी से। सकलेचा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक पूरा परिवार लड़ा, साथ लड़ा, लेकिन इसमें कई सारे नेता बीच में खफा होते रहे। हाट पिपलिया का उदाहरण है, जिनको बाद में अच्छी तरह मैनेज किया। सांची सीट का उदाहरण है, ऐसी कई सीटें। अब ये बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने चुनाव नहीं जीता था, जो विधायक नहीं थे, उनको भी मंत्री बना दिया, अब उनमें से लोग हार भी गए। तो सवाल तो बीजेपी के अंदर अभी भी बने रहेंगे और इसीलिए इस जीत के लिए कैसे आप याद रखेंगे कि बाद में अगला सवाल है कि कैसे मैनेज करेंगे। सीधा सवाल है, हमारे नेतृत्व में जबरदस्त क्षमता है हर परिस्थिति से निपटने की, और उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों से निपटते हुए इतना बड़ा चैलेंज कि 25 सीटों पे जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सालों से लड़ती आई जी, उनको नेतृत्व के एक इशारे पे पूरे तन मन से समर्थन देके उन्हें जिताना कितना बड़ा परिवर्तन एक कार्यकर्ता के मन में और कितना बड़ा डिसिप्लिन है, उसका आप आकलन करिए। कार्यकर्ता का समर्पण अपने मान सम्मान से पार्टी के मान सम्मान को बड़ा मानना
और उनके लिए काम करना। ठीक है, माने आपकी बात, काम ही नहीं करना, काम में आपकी इस बात को माना भी और ये बात जमीन पर दिखाई भी दी। विपरीत ध्रुवियों के लोग, जी जी बिल्कुल दिखाई दी। थोड़ा वक्त मेरे पास लिमिटेड है, इसीलिए थोड़ा संक्षिप्त कर रहा हूँ इसको। अंशुमन शर्मा जी, एक इम्पोर्टेंट बात। जी 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 अंशुमन जी, सबसे बड़ी बात है कि जनता के लिहाज से ये होता है एक पॉलिटिकल डिस्कशन जो यहाँ पर हो रहा है, और जिस तरह से हम बात करें एक जनता की प्रैक्टिकलिटी पे एक बार फिर पूरे चुनाव जितने रिजल्ट आज हमने देखे हैं, बिहार ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव ले लें, इन सब में और देश में अन्य जगह वहां भी दिखता है कि जनता अलग तरह से रिएक्ट करती है, उसे अपने कामों से मतलब है। बिल्कुल, आप देखिए पुनीत, कोरोना काल में ये चुनाव हुए, 10 राज्यों में उपचुनाव हुए, एक राज्य में पूर्ण चुनाव हुए। आप सभी का आप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि आज की जनता जो है बहुत समझदार है, वो भावनात्मक रूप से सुनती है लेकिन वो प्रैक्टिकल होकर सोचती है, और वोट उन्हें देती है। उन्हें पता है कि उनके क्षेत्र के लिए क्या ज़रूरी है, कौन से उम्मीदवार बेहतर हैं, राज्य के लिए क्या बेहतर, ये नतीजा उसी का है। अदरवाइज ऐसा होता भावनात्मक रूप से चुनाव लड़ते तो यहाँ पे एक मरवाही में हो सकता है कि बीजेपी को क्योंकि समर्थन मांगे थे बीजेपी जीत सकती थी। क्या बोलते हैं 28 सीटों में आप देख सकते हैं कि गद्दार वर्सेस जो वफादार की बात हो रही थी तो कांग्रेस आ सकती थी। लेकिन जनता ये बेहतर ढंग से सोचती समझती है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है और उसी लिहाज से उन्होंने वोट दिया है। यहाँ तक कि बिहार की भी आप मैंडेट देखेंगे तो यही रहा है कि 15 साल होने के बाद भी 120 सीटों पर आज नीतीश की सरकार जीत रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये नतीजों का दिन है, नतीजों के साथ समीक्षा का दौर अभी चलता रहेगा। हमारे साथ में जो भी लोग जुड़े उन सबका धन्यवाद, क्योंकि लगातार ये चर्चा हम जारी रखेंगे। ये मुद्दा बड़ा है, ये सीटों का दायरा काफ़ी बड़ा है, और हमारे साथ में ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़े, धन्यवाद उनका। कुणाल जी का भी धन्यवाद, गिरिजा जी का भी धन्यवाद, जो लगातार इस चर्चा में आकर इस मुद्दे को सार्थक तरीके से बताते हैं, समझाते हैं आसान शब्दों में कि दरअसल इस जीत को या हार को हम किस मायने में ले सकते हैं।